नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। अराकान आर्मी की वजह से यंगून से जो टेलीफोन आया है मोहम्मद यूनुस के लिए, उसका असर म्यांमार से लगने वाली बांग्लादेश की 270 किलोमीटर लंबी सीमा पर दिखने लगा है। बौद्ध संत बिराथू की सेनाओं की वजह से सीमा पर क्या भसड़ मची है बांग्लादेश में, आज भी कुछ नए अपडेट हैं। मुझे नहीं मालूम था कि म्यांमार में आपको इतनी ज्यादा दिलचस्पी है। आपकी दिलचस्पी को लेकर म्यांमार संकट को 15 से 20 मिनट के वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको अराकान आर्मी के साथ भारत के संबंध, वहां चीन रूस के अलावा पश्चिमी देशों की भूमिका, एनजीओ और खाड़ी देशों के चंदे का योगदान, दुनिया भर के जिहादी संगठनों की योजना म्यांमार को लेकर, रोहिंग्या का लोकल बौद्धों से संघर्ष क्यों है, वजहें क्या थी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे म्यांमार संकट की तस्वीर ज्यादा साफ नजर आएगी। आज के एपिसोड में दोस्तों आपको वो सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे जिसे आप भारत में भी देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। पिछले एपिसोड में पतंगा के गाने में रंगून का जिक्र करते हुए थी की जगह है बोल दिया गया था। रंगून बर्मा की राजधानी थी। बर्मा आज की तारीख में म्यांमार है और जुंटा सरकार ने साल 2005 में नोपीडा को देश की नई राजधानी बना दिया था। दोस्तों, बेहतर रीच के लिए इस एपिसोड को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सोशल ग्रुप्स में साझा करें और अपनी भी राय जरूर दें जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सबसे पहले देखते हैं कि राखीन प्रांत में मुंगडाओ सिटी पर अराकान आर्मी के कब्जे के बाद बांग्लादेश की सीमा पर आखिर चल क्या रहा है। म्यांमार की समूची सीमा पर अब अराकान आर्मी बैठ चुकी है। इसका सीधा असर बांग्लादेश में दिख रहा है। सीमावर्ती इलाकों में हर घंटे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। सऊदी अरब के अंग्रेजी अखबार ने बांग्लादेश की सेना के एक टॉप अफसर से बात की है, जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश म्यांमार में हो रहे बदलाव से बहुत चिंतित है और एहतियातन बड़े पैमाने पर आर्मी डिप्लॉय कर रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जमीन, आसमान, पानी पर खूब निगरानी की जा रही है। चिंता इस कदर है कि बांग्लादेश इतनी निगरानी कर रहा है कि उसके लोग गलती से भी म्यांमार के क्षेत्र में ना चले जाएं। इसके लिए बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड बिना आंख झपकाए निगरानी पर है। खौफ इसे कहते हैं और ये लोग भारत को सबक सिखाने की योजनाएं बना रहे हैं। खैर, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कमांडर मेजर सैयद इश्तियाक मुर्शीद ने अरब न्यूज को यह भी बताया कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर गार्ड के साथ पेट्रोलिंग फोर्स और कोस्ट गार्ड को भी बढ़ा दिया गया है। मुर्शीद ने यह भी बताया कि बांग्लादेश के नियंत्रण वाले सीमावर्ती इलाकों में चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बांग्लादेश की नेवी, नेवल पुलिस, कोस्ट गार्ड और रैपिड एक्शन बटालियन एलिट पुलिस फोर्स तैनात किए जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में बताया गया था कि कुछ मछुआरों को अराकान आर्मी ने उठा लिया था। सीमावर्ती इलाकों में जो खेत हैं वहां भी लोग खेती करने नहीं जा रहे। क्या उन्हें अराकान आर्मी ने अपनी टेरिटरी में घुसने को लेकर के कोई चेतावनी दी है या अपनी टेरिटरी को लेकर कोई चेतावनी दी है? बांग्लादेशी सोर्सेस से यह बात साफ नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है म्यांमार से लगने वाली सीमा पर, उससे इतना तो पता चल ही जाता है कि म्यांमार से लगने वाले बॉर्डर पर, बांग्लादेशी सीमा पर चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं। उधर अराकान आर्मी के साथ भारत के संबंधों की चर्चा भी इंटरनेट पर खूब देखने को मिल रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत का कोई संबंध नहीं। म्यांमार के मामले में पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी योजनाओं को, अपनी नीति को बदला है और यह शायद पहली बार है जब भारत ने किसी देश की सत्ता में मौजूद ताकत के खिलाफ सक्रिय विद्रोहियों से संबंध बनाए हैं और उसे छिपाया भी नहीं। संबंध श्रीलंका के मामले में भी था जब राजीव गांधी की सरकार ने लिट्टे के साथ बनाया था, लेकिन उसको ढांक करके रखा गया था, छिपा कर रखा गया था। बहरहाल, गृह मंत्रालय ने भी अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले अराकान आर्मी और म्यांमार के तमाम दूसरे बौद्ध लड़ाकों के संगठन से बातचीत की थी उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा को लेकर के। इससे पहले
उस वक्त तो दुनिया हैरान रह गई थी जब भारत ने बांग्लादेश संकट के बाद अराकान आर्मी को दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में बुलाया। पश्चिम इसलिए हैरान था कि भारत के संबंध वहां की तानाशाही सरकार के साथ भी थे, जिसे पश्चिम की दुनिया पसंद नहीं करती। पश्चिमी दुनिया आंग सान सूची को पसंद करती है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आंग सान सूची मानवाधिकार एक्टिविस्ट थी। बाद में जो चुनाव जीतकर वे सत्ता में आई तो, मगर वहां सेना ने अपनी पकड़ कमजोर होते देख तख्ता पलट करके सत्ता की बागडोर फिर अपने हाथ में ले ली थी। सूची जेल में है। फिलहाल के हालात यह हैं कि सेना लोगों पर हर तरह से जबरदस्ती कर रही है। लोगों को जबरिया सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। लूटपाट की घटनाएं म्यांमार में आम है। अराजकता का माहौल यह है कि लोग शाम को घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। तो भारत की कोशिश यह है कि म्यांमार में जो भी ताकतें हों उनके साथ संबंध बेहतर बनाकर रखा जाए। बाकी भारत चिंतित है म्यांमार के हालात को लेकर। खैर, म्यांमार 1948 में आजाद हुआ था। यह देश दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ वक्त के लिए जापान के भी कब्जे में रहा। आजादी के साथ ही म्यांमार में अस्थिरता का दौर शुरू हो गया था। कुछ कुनबों की पार्टी वहां सत्ता में रही, कभी सेना आई सत्ता में, कभी चुनाव हुए। वहां सत्ता की सांप सीढ़ी का खेल लगातार चलता ही आ रहा है। राजनीतिक अस्थिरता इसलिए रही कि वहां के लोग आपस में ही लड़ते रहे या उनको आपस में लड़ाया जाता रहा। अस्थिरता की वजह से विदेशी ताकतों का अलग अलग एजेंडा हमेशा म्यांमार में सेट होता रहा। म्यांमार एक बौद्ध बहुल देश है और करीब करीब वहां की 89% से ज्यादा आबादी बौद्धों की है। वहां 6% से ज्यादा ईसाई आबादी है और इस्लाम 2 से 2.5% के आसपास है। राजनीतिक अस्थिरता, बौद्धों के अलग अलग ट्राइब्स के आपसी संघर्षों में म्यांमार में बौद्धों की आबादी बहुत तेजी से घटती हुई नजर आई है। इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे म्यांमार में, उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वहां की राजनीति के मुद्दे अलग थे और आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे। साल 2000 से पहले जब पूरी दुनिया में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ा, अफगानिस्तान वगैरह में तालिबान का राज आया, म्यांमार भी उससे अछूता नहीं रह पाया। 2000 से पहले और उसके बाद की घटनाओं में अफगानिस्तान वगैरह की घटनाओं ने दुनिया भर को प्रभावित किया। मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो दुनिया भर के थे, दोनों को प्रभावित किया। कुछ चीजें दोस्तों एक साथ हो रही थी। तालिबान के बामियान में भगवान बुद्ध की प्रतिमा ढहाई जा रही थी और इधर बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पर यहां भी रोहिंग्याओं का रेडिकलाइजेशन किया जा रहा था। खुलेआम सरेआम रोहिंग्या खुद को अराकान का मूल निवासी कहने लगे और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी स्थानीय बौद्धों के साथ झड़पें शुरू होने लगी। पहले नहीं था यह। इसके पीछे दोस्तों इंटरनेशनल जिहाद की एक पूरी प्रक्रिया नजर आती है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के जरिए वहां पर लगातार जारी थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ब्रिटिश से पहले और ब्रिटिश राज के दौरान भी म्यांमार का एक अतीत था जो कटुता को ताजा हो रही घटनाओं, जिसमें मजहबी आधार पर हमला, म्यांमार की संस्कृति से अलग मजहबी पहनावे आदि की चीजों ने, इन घटनाओं ने कटुता को और ज्यादा बढ़ा दिया। अविभाजित भारत में ब्रिटिश जब पहुंचे तो उन्होंने सरकारी नौकरियों में वहां यानी अराकान स्टेट के इलाके में रोहिंग्याओं को अपने साथ रखा। स्थानीय बौद्धों का आरोप है कि ब्रिटिश राज में अंग्रेजों का दमन इन्हीं रोहिंग्याओं के जरिए हुआ, जिसके पीछे असल में मजहबी घृणा ही थी। रोहिंग्या खुद को अराकान का मूल निवासी बताते हैं। रोहिंग्या शब्द भी रोहिंगा से बना है, जिसका मतलब स्थानीय निवासी ही है। रोहिंग्या दूसरे समुदायों को छोटा दिखाते रहे हैं। कोशिश म्यांमार के मजहबी विभाजन की साफ साफ दिखती है और इसकी एक लंबी प्रक्रिया भी नजर आती है। तमाम चीजें सालों से अंदर ही अंदर चल रही थी जो राजनीतिक डिबेट में नहीं थी, आपसी संघर्ष की वजह से। मगर जब रोहिंग्या बौद्धों के बीच में, राजनीति से अलग आम लोगों के बीच में संघर्ष बढ़ते गया, चीजें साफ होती गई। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए,
पश्चिमी देशों ने एक साथ भले अपनी कॉलोनियां दुनिया के तमाम इलाकों से खत्म कर दी, मगर उनका नियंत्रण उनकी संस्थाओं, उनके लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिंडिकेट, लोकल कॉन्फ्लिक्ट के जरिए चलता रहा, जारी रहा, एनजीओ के जरिए चलता रहा। म्यांमार में एक तरफ दुनिया भर की मिशनरीज भी सक्रिय थी, दूसरी तरफ इस्लामिक ताकतें भी, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसी स्थानीय डेमोग्राफी का इस्तेमाल अपनी जियोपॉलिटिक्स के लिए करती हैं और आगे भी करेंगी, इस समय भी करते दिखाई दे रही होंगी। पाकिस्तान के जमाने से ही म्यांमार के मुस्लिमों को बांग्लादेश में प्रशिक्षित किया जाता था। अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ उनके संबंध थे, पैसे अरब से आते थे। इन सब चीजों का खुलासा बीबीसी मॉनिटरिंग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा। यही काम एनजीओ और मिशनरीज के जरिए सेवा के नाम पर पश्चिमी ताकतें भी करती थी और उनका भी एजेंडा साफ था। साल 2005 में जब एक साथ बांग्लादेश के 5 दर्जन से ज्यादा जिलों में एक तरफ से एक तरफ तक बांग्लादेश में बम धमाके होते हैं, और यह वही समय है जब म्यांमार के आतंकी संगठन भी खुलकर एक्टिव हो जाते हैं। चूंकि विदेशी ताकतों के इशारे पर म्यांमार की राजनीति में यह कोई मुद्दा नहीं था, तो इसे नागरिक समाज, खासकर बौद्ध मठों ने मुद्दा बनाया और इसे उठाया। खासकर असिन विराथू ने इस्लाम की बढ़ती कट्टरपंथी योजनाओं के खिलाफ 969 का जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसे भारी समर्थन मिला। और समर्थन इसलिए मिला कि जमीन पर उसकी वजह थी, जिसे राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक सत्ताओं ने नजरअंदाज किया था। समूचा म्यांमार विराथू के पीछे खड़ा हो गया। बौद्धों के जो संगठन, इस आंदोलन का असर यह रहा कि बौद्धों के जो संगठन म्यांमार में आपस में लड़ रहे थे, वह धीरे धीरे एकजुट होने लगे और समूचे म्यांमार में बौद्ध राष्ट्रवाद का उभार हुआ। यह एक नई चीज थी म्यांमार के लिए। इसके बाद म्यांमार में रोहिंग्याओं के खिलाफ अतीत का गुस्सा एक सांगठनिक प्रतिक्रिया के रूप में नजर आता है। हिंसक घटनाओं के बाद लाखों रोहिंग्याओं को म्यांमार से भागना पड़ता है, जो इस्लाम की वजह से स्थानीय संस्कृति से दूर जा चुके थे और कट्टरपंथी रास्ते पर थे। अराकान आर्मी असल में बौद्ध राष्ट्रवादियों की ही सेना है। इसमें 1.5 दर्जन और भी बौद्ध संगठन है जो अलग अलग ट्राइब से आते हैं, जिनका कभी एक समय में आपस में ही संघर्ष था। समय के साथ इस गठबंधन में दूसरे राजनीतिक मुद्दे भी जुड़ते गए इस आंदोलन में, जिसमें जुंटा सरकार की तानाशाही, राजनीतिक दलों की अवसरवादी राजनीति, पारिवारिक राजनीति, विदेशी ताकतों की घुसपैठ आदि चीजें शामिल हैं। दोस्तों, अराकान आर्मी का मौजूदा अभियान एक तरह से आप इसे वहां का जन आंदोलन भी कह सकते हैं। फिलहाल वह आपको नजर भी आ रहा होगा। बौद्धों के इस जन आंदोलन को सेना ने भी भुनाने की कोशिश की थी। वह सेना जिसने रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में विराथू को जेल में डाल दिया था, उसी जुंटा सेना ने रोहिंग्याओं के खिलाफ हिंसा के अभियान चलाकर इसे आम बौद्धों को भुनाने के लिए अपनी सत्ता बचाने की नाकाम कोशिश की इसके जरिए। और आंग सान सूची ने भी, जो थी तो मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेकिन जब रोहिंग्याओं पर हमले हुए वह मामलों में चुप रही, जिसके लिए पश्चिमी दुनिया ने उनकी आलोचना भी की। किस लिए? अपनी सत्ता बचाने के लिए। पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि कैसे बांग्लादेश रोहिंग्या के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार करवाने जा रहा है और कैसे पश्चिमी ताकतें, उनके एनजीओ इसे एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश में है। यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है, म्यांमार को तोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और चीजें तब पूरी तरह साफ होने लगती हैं जब रोहिंग्याओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने निंदा की जो उनके ऊपर हमले हुए और बदला लेने की धमकियां दी। सीरिया में जिस जिहादी समूह ने असद का तख्ता पलट किया है, दोस्तों, वही हयात तहरीर अल शाम ने एक टेलीग्राम चैनल में कभी दावा किया था साल 2017 में कि बर्मा के मुजाहिदीनों ने एक आर्मी कैंप पर हमला किया, जिसमें कुछ लोगों को मारकर निहत्थे रोहिंग्या मुसलमानों के मारे जाने का बदला लिया गया है। बीबीसी जैसे पश्चिमी मीडिया समूहों ने ही
अपनी रिपोर्ट्स में इन चीजों का खुलासा किया है कि कैसे रोहिंग्याओं का अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ संबंध है, कैसे उनकी फंडिंग की जाती है। म्यांमार के पत्रकारों की निजी कंपनी द मिर्जिमा मीडिया ग्रुप ने भी भारतीय खुफिया सूत्रों के हवाले से कई बार कहा है कि रोहिंग्या आतंकियों के लड़ाकों को पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर तैयबा ने ट्रेनिंग दी थी। इनके संबंध जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इंडियन मुजाहिदीन के साथ भी रहे। इन्हें बांग्लादेश के रास्ते अरब जैसे देशों ने पैसे दिए। ये रिपोर्ट्स में ये चीजें आ चुकी हैं। ईसाई संगठनों की योजना बताने की आपको जरूरत नहीं, वह आपको पता ही है कि कैसे अमेरिकी डीप स्टेट, यूरोपीय यूनियन बांग्लादेश, भारत के नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के ईसाई इलाकों को मिलाकर एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, ताकि इस इलाके में ईसाई देश के जरिए भारत और चीन दोनों पर नियंत्रण रख सकें, यहां पर अराजकता फैला सके और अपने हथियारों को बेच सकें, ड्रग की सप्लाई कर सकें। म्यांमार में दोस्तों चीन भी सक्रिय है, उसका बहुत सारा निवेश है और उसके दोनों पक्षों यानी जुंटा सरकार और अराकान जैसे विद्रोही संगठनों से संबंध है। लेकिन जो चीजें अभी फिलहाल निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें चीन का मकसद यह है कि उसके कारोबारी हितों को नुकसान न पहुंचाया जाए। मतलब उसके जो कारोबारी प्रतिष्ठान हैं, ना तो सेना ना विद्रोही संगठन उसको निशाना बनाए। दोस्तों रूस म्यांमार में बड़े पैमाने पर हथियार बेचता है। जाहिर है कि जब वहां इतनी दुनिया भर की ताकतें, पश्चिमी ताकतें जुटी हुई हैं, तो वहां अराकान आर्मी को लेकर के भारत की भी कुछ ना कुछ योजनाएं होंगी। एक तरह से विराथू की बौद्ध सेनाएं समूचे म्यांमार को अपने नियंत्रण में लेने की कगार पर है। जुंटा सेना तानाशाही और लूट की वजह से आम लोगों का भरोसा खो चुकी है और उसका सत्ता में टिके रहना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में अगर भारत अराकान आर्मी के साथ संबंध बनाने की कोशिश में है तो यह बेहतर है। यह म्यांमार में जो वहां कुछ हो रहा है, बौद्ध राष्ट्रवाद के उभार का समय है और स्वाभाविक है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बांग्लादेश की सीमा पर भी दिखेंगी। और बांग्लादेश को अगर डर लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी तमाम वजहें अतीत में हैं, उसे डरना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, खूब लाइक करें, शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक कैपिटल टीवी के दूसरे प्रोग्राम्स देखते रहें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।